हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 13 और अध्याय का नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो तथा आपके क्लास 11th का लेसन 1 से लेकर लेसन 12 तक का कंप्लीट वीडियोज बना दिया है। इन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अध्याय 8 में पढ़ने के बाद निश्चित ही आपको आपका उत्तर होगा हरी पत्तियों में, अथवा आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में। निश्चित ही आपका उत्तर सही है। यानी मैंने आपको लेसन 8 पढ़ाया है तो उसमें बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो वहीं पे होती है जहाँ हरी पत्तियां होती हैं और हरी पत्तियों में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वही बताया जा रहा है कि अगर आपने भी यही सोचा था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती ही है, लेकिन यह पौधे के अन्य सभी हरे भागों में भी होती है। क्या आप पौधे के कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने भी बताया था आपको लेसन 8 में ही कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो ये होती है हरी पत्तियों में। लेकिन इसके अलावा कहाँ पे होती है? तो आपने देखा होगा जो पुष्प के नीचे पुष्प बाह्य दल होते हैं वहां पे हरा क्षेत्र होता है, या जो नए तने होते हैं वहां पे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी पौधे के वे सभी क्षेत्र जिनका रंग हरा होता है वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और वो कहाँ पे हो सकते हैं? तो पुष्प में हो सकते हैं, कोई नया तना हो सकता है, जहां भी हरा भाग होगा वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा कि पत्तियों में मिसोफिल कोशिकाएं होती है जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं, जिनसे कि वे इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सकें। तो जी हाँ, मैंने ये भी बताया था आपको कि पत्तियों में क्या होती है, मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं और मेसोफिल कोशिकाओं में अत्यधिक मात्रा में क्या भरे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो देखिए पत्तियों में क्या होती है? मेसोफिल कोशिकाएं, और मेसोफिल कोशिकाएं के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। कैसे? तो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये कैसे रखते हैं? तो पंक्तिबद्ध रहते हैं, मतलब इस प्रकार पंक्तिबद्ध रहते हैं कि इन पर अधिक से अधिक प्रकाश का जो सूर्य की किरणें हैं वो अधिक से अधिक पड़ सकें। आपके विचार से हरित लवक कब अपनी सपाट पटल भित्ति के समानांतर पंक्तिबद्ध होते हैं? वे वे आपतित सूर्य के प्रकाश से कब लंबित होते हैं? यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि जो मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं वो कब ऐसे इस प्रकार से होती है, और यानी प्रकाश के समानांतर होती है, और कब उसके लंबवत यानी इस प्रकार की होती है। तो देखिए, जब सुबह में सूर्य का प्रकाश कम रहता है, किसमें? सुबह में, यानी मॉर्निंग के लिए मैं एम दिखा रहा हूँ। मॉर्निंग में जब सूर्य का प्रकाश कम होता है तो ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती है? ये ऐसे प्लेट में रहती हैं। ठीक है, ताकि सूर्य का प्रकाश अधिक से अधिक इसके ज्यादा क्षेत्रों में पड़ सके। लेकिन जब दोपहर होता है यानी पूरा धूप ज्यादा निकल जाता है, यानी इसके लिए मैं आफ्टरनून लिख रहा हूँ, उस समय क्या होता है? सूर्य का प्रकाश ज्यादा आता है तो उस समय वो क्या होती हैं? लंबवत हो जाती है इस तरह से, ताकि सूर्य का प्रकाश इन पे कम पड़े। क्योंकि ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वे कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मॉर्निंग में ये कैसे होंगी? इस तरह से होगी, प्लेट की तरह खड़ी होंगी। ठीक है, पंक्तिबद्ध होगी। जबकि जब दोपहर का टाइम आएगा, ज्यादा धूप होगा, तब ये लंबित हो जाएंगी। आपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमेले तथा स्ट्रोमा तरल होता है। चलिए मैं आपको पहले इसको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। तो देखिए, यही हरित लवक है
जिसका आप एक यहाँ पे काट देख रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखने पे यह ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो ये लवक है ये दोहरी झिल्लियों से घिरा होता है। एक देखिए आंतरिक झिल्ली है और ये बाहरी झिल्ली है। तो वही जो बाहर है उसे बाहरी झिल्ली कहेंगे और जो उसके भीतर है उसे आंतरिक झिल्ली कहते हैं। इसके अलावा अब इस झिल्ली के अंदर बहुत सारे द्रव यानी मैट्रिक्स भरे रहते हैं। ये सब बहुत सारे कुछ इसमें भरे होते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? पीठिका कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे, इसके साथ ही इसमें राइबोसोम भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिएगा, जो एक के साथ एक स्तरित रहता है, ये वाली जो संरचना है इसे ग्राना कहते हैं। और दो ग्राना, देखिए एक ग्राना यहाँ पे है, एक ग्राना यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इन ग्राना के बीच में जो जोड़ने वाली ये तंतु है, ये लंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें पीठिका पटलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठिका पटलिका। देखिए यहाँ पे पीठिका पटलिका है, ये है, ये है, तो इसे पीठिका पटलिका कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो संरचना इस तरह से होती है, इसे स्टार्च की कणिका कहते हैं। इसके अलावा इसमें और छोटी छोटी ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको ऐसे, इसे हम लाइपिड की बूंद कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपिड की बूंद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये संरचना आप ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरह संरचनाएं होती हैं। क्लोरोप्लास्ट में सुपष्ट श्रम विभाजन होता है। अब देखिए यहाँ श्रम विभाजन का मतलब समझ लीजिए। देखिए सुपष्ट मतलब एकदम स्पष्ट रूप से, श्रम विभाजन का मतलब है अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाओं का होना। ठीक है, यानी अलग तरह के कार्य करने के लिए अलग तरह की कोशिकाएं होती है, उसी को कहते हैं श्रम विभाजन। ठीक है, जैसे मनुष्य में श्रम विभाजन होता है, यानी सांस लेने के लिए अलग अंग है, किसी वस्तु को उठाने के लिए अलग अंग है, भोजन को पचाने के लिए अलग अंग है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जैसे मनुष्य में श्रम विभाजन होता है, उसी तरह यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट की कोशिकाएं होती है वहां पे भी श्रम विभाजन होता है, यानी अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग तरह के अंगक पाए जाते हैं। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और एटीपी एवं एनडीपीएच का संश्लेषण करता है। तो देखिए जो झिल्ली तंत्र होता है, क्या झिल्ली तंत्र, वह क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा को कौन ग्रहण करता है? तो झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। और एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है ए से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडोसिन ट्राइफॉस्फेट एवं एनडीपीएच का संश्लेषण करता है। तो जो प्रकाश ग्रहण करता है उससे क्या बनता है? उससे बनता है एडीपी और एनडीपीएच। एटीपी का मैंने फुल फॉर्म बताया और एनडीपीएच का फुल फॉर्म मैंने आपको पिछले वीडियो में, यानी मैंने इसी चैप्टर का पार्ट 2 में बताया था। तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा रिसर्च करें, आप पढ़े हो तो याद रख कर करें, और एनडीपीएच का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है जो शर्करा का संश्लेषण करता है, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए स्ट्रोमा में क्या होता है? तो स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे क्या बनता है? शर्करा बनता है, और शर्करा बाद में किस में रूपांतरित हो जाता है? तो स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो पहली अभिक्रिया थी उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश अभिक्रिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पूर्ण रूप से प्रकाश पर ही आश्रित होता है। दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है। अब जो दूसरी वाली प्रतिक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है? तो दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है, अर्थात एटीपी तथा एनडीपीएच जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होते हैं, इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश अभिक्रिया किसको कह रहे थे? जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी और एनडीपीएच बनता है, और एनडीपीएच के बाद जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया, क्योंकि यह कार्बन अभिक्रिया होती है, इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, तो क्या ये रात में होती है? जी नहीं, ये रात में नहीं होती है, ये भी अभिक्रिया दिन में ही होती है। ये याद रखिएगा, ये रात में नहीं होती है, ये भी दिन में होती है और साथ साथ होती है। एक तरफ प्रकाश अभिक्रिया चल रही होती है और दूसरी तरफ अप्रकाशीय अभिक्रिया भी चल रही होती है। इसके विषय का विस्तृत अध्ययन बाद में इसी चैप्टर में किया जाएगा, तो अब आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़िएगा। चलिए अगला टॉपिक जानते हैं अब। प्रकाश संश्लेषण में
कितने प्रकार के वर्णक होते हैं, यानी कितने प्रकार के जो वर्णक हैं वे भाग लेते हैं। जब आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या कभी आश्चर्य हुआ है कि उसी पौधे में पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे होते हैं? हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के वर्ण पर्ण वर्गों को पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी कागज वर्णलेखी द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी वृक्ष को देखिए, आपके आसपास भी बहुत सारे पौधे होंगे, वृक्ष होंगे, उनकी आप सभी पत्तियों को देखिए, क्या उसके सभी पत्ते एक ही रंग के होते हैं? तो आप देखेंगे कि नहीं, सभी पत्तों में कुछ न कुछ या थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। आखिर ये अंतर क्यों पाया जाता है? ठीक है, इसका आंसर का हम लोग पता लगाएंगे और आपको जल्दी से इसका आंसर मिल भी जाएगा। अब क्यों अलग होते हैं उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। अब देखिए, पेपर को हिंदी में कहेंगे कागज और क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं वर्ण लेखिकी। और देखिए, क्रोमो मीन्स होता है कलर और वर्ण लेखिकी का मतलब ही यहाँ पे है अलग अलग रंग को अलग अलग कर दिया जाना, यही पेपर क्रोमेटोग्राफी करता है। क्रोमेटोग्राफी से पता चलता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं बल्कि चार वर्णकों क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल तथा कार्टिनोफाइड, यहाँ पे कैरोटीन होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैरोटीन होना चाहिए, क्योंकि जेंथोफिल और कैरोटीन को मिलाकर कैरोटीनाइड कहा जाता है। तो ठीक है, तो आप देखिएगा जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीन के कारण होता है। अब देखिए, जो क्लोरोफिल ए है वो कैसा दिखाई देता है, तो क्लोरोफिल ए चमकीला एवं नीला हरा होता है। कैसा होता है, चमकीला तथा नीला और हरा, चमकीला नीला हरा। क्लोरोफिल कैसा होता है, पीला और हरा होता है। कैसा होता है, पीला और हरा होता है। जबकि जेंथोफिल कैसा होता है, पीला होता है। और काइटिन है, ये कैरोटीन है, वो कैसा होता है, नारंगी होता है और कभी कभी पीला से नारंगी के बीच में वेरी करता है, लेकिन मुख्यतः यह नारंगी ही होता है। आइए अब देखें कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न वर्णकों की क्या भूमिका है। चलिए अब बारी बारी से समझेंगे कि इन वर्णकों का प्रकाश संश्लेषण में क्या भूमिका है, क्या महत्व है। ठीक है, वर्णक वे पदार्थ हैं जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो वर्णक से आप समझ लीजिए, वर्णक किसे कहेंगे, हम लोग वर्णक उसे कहेंगे जिसमें प्रकाश के विशिष्ट तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है? आइए अब क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ के विभिन्न तरंगदैर्घ्यता में प्रकाश अवशोषण का अध्ययन करें। तो देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है विश्व में कौन सा पादप वर्णक सबसे अधिक है, तो कौन सा सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा क्लोरोफिल ए। क्यों क्लोरोफिल ए अधिक होगा, क्योंकि आप देखिएगा दुनिया के लगभग सभी पौधे का रंग जो होता है वो नीला हरा कलर का ही होता है, उसमें यानी हरा कलर जरूर मौजूद होता है। और हरा कलर सब में है, इसका मतलब सब में क्लोरोफिल ए है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं इससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपने जरूर सुना होगा विब गियोर के बारे में। यहाँ पे मैं सभी कैपिटल में लिखता हूँ, विब गियोर, विब गियोर के बारे में। यहाँ पे जो पहला भी है, भी क्या दिखाता है, भी दिखाता है वायलेट को। ठीक है, ये किसको दिखाता है, वायलेट को। और इसका आप तरंग दैर्ध्य नोट कीजिएगा, वायलेट का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो लगभग 400 से 420 नैनोमीटर का होता है, नैनोमीटर का होता है। ऐसे ही अब आई यहाँ पे क्या दिखाता है, इंडिगो रंग है, ये इंडिगो, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो दिखाता है, ये इसका जो तरंग दैर्ध्य देखिएगा ये 420 से लगभग 420 से 440 के बीच होता है। जबकि अब बी से क्या है, बी से होगा ब्लू, और ब्लू का जो ये तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है, वो होता है 440
से 490 नैनोमीटर। ठीक है, वैसे ही अब जो जी है यहाँ पे जी का मतलब है ग्रीन। ठीक है, और ग्रीन दिखाता है 490 से लेकर के 570 को, 70 के बीच इसका होता है। अब वाई से है येलो, येलो का देखिएगा तो येलो का होता है 570 से लेकर के 585 तक। ऑरेंज, ऑरेंज का होता है 585 से 620 तक, 620 तक। और लास्ट में बचा रेड, तो रेड का होता है 620 से 780 तक। ये इसका सबका क्या है, तरंग दैर्ध्य है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने विबग्योर को हिंदी में शायद पढ़ा होगा, इसे कहते हैं बैजानिया पिनाला, पिनाला यानी बी से ये बैगनी, जामुनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला और लौ से लाल। ये 7 कलरों का मिक्सचर होता है। और जो सूरज का प्रकाश होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, श्वेत प्रकाश। क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश में ये सभी 7 कलर होते हैं। और इनका आप तरंग दैर्ध्य याद रखिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे वही तरंग दैर्ध्य लिखा गया है नैनोमीटर में। देखिए यहाँ पे 400 है और यहाँ पे लिखा गया है कितना, 700। ठीक है, यानी यहाँ पे तरंग दैर्ध्य 400 है, ये 500, ये 600, ये 700। अब देखिए सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो सबसे कम होता है वायलेट, वायलेट का। ठीक है, वायलेट यानी बैगनी का, यहाँ पे 400। जैसे जैसे आप इधर बढ़िएगा तो ये इस क्रम में जो रंग होगा वो इस क्रम में उसका कलर भागेगा। जैसे क्या मैंने बताया था, VIBGYOR, यानी सबसे इधर देखिएगा आप यहाँ पे, तो यहाँ पे बैगनी होगा, इसके बाद क्या होगा, जामुनी होगा यानी इंडिगो कलर होगा, उसके बाद फिर ब्लू होगा, उसके बाद ग्रीन यानी हरा होगा, फिर पीला होगा, फिर संतरा कलर यानी ऑरेंज होगा, फिर उसके बाद लाल होगा। जैसे जैसे आप इधर बढ़िएगा इस क्रम में ये कलर बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब तरंग दैर्ध्य देखिए आप कितना, 400। ये जो आपको ये वाला लाइन है ये दिखा रहा है क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम, जबकि ये ब्लैक वाला लाइन है ये दिखा रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा प्रकाश का अवशोषण ज्यादा होता है और किसका कम होता है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे यहाँ पे देखिए ये लगभग, ये मुझे लगता है 420 से 400 कितना है, 420 के आसपास होगा। तो वायलेट कलर का अवशोषण पेड़ पौधे ज्यादा करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका करते हैं, इसी का, जिसका तरंग दैर्ध्य 400 से 450 के बीच में हो, यानी वायलेट और इंडिगो इनका सबसे ज्यादा अवशोषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी यहाँ पे ज्यादा होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज्यादा हो रही है। उसके बाद आप जैसे ये इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाता है और लगभग 450 के आसपास पहुंचता है, तो पेड़ पौधे उसका अवशोषण करना बंद कर देते हैं। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़ पौधे जिनका तरंग दैर्ध्य 450 से 650 के बीच होता है, उनका अवशोषण बहुत ही कम करते हैं। क्या करते हैं, बहुत ही कम अवशोषण करते हैं। इसलिए आप देख लीजिएगा इसका प्रकाश संश्लेषण भी और सब स्पेक्ट्रम यानी और सब प्रकाश में कम होता है। फिर यहाँ 650 के बाद आसपास देखिए यहाँ पे लाल, ये यहाँ पे लाल होगा। तो देखिए लाल रंग का जो अवशोषण है वो पेड़ पौधे ज्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए जो पेड़ पौधे हैं वो सभी प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कितना कर पाते हैं, तो 400 से 450 वाले तरंग दैर्ध्य के बीच के जो प्रकाश होते हैं उन्हीं का ग्रहण सही से कर पाते हैं। और 400 से 450 के बीच तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो ये वायलेट और इंडिगो का होता है। ठीक है, और थोड़ा सा ब्लू का होता है। जबकि ग्रीन का देखिएगा 490 से लेकर 570 है, तो इसका अवशोषण तो पेड़ पौधे कर ही नहीं पाते हैं, बहुत ही कम करते हैं। और क्यों नहीं कर पाते हैं, जब हमें पत्तियों का कलर हरा दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है कि पेड़ पौधे हरे रंग को अवशोषित नहीं कर रहे हैं, हरा रंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा
कि हमें कोई वस्तु जिस कलर की दिखाई देती है, इसका मतलब कि वह उस रंग को परावर्तित कर दे रही है, यानी उस कलर को अवशोषित नहीं कर रही है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ ये ब्लैक में देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्लैक रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी जो काला रंग है वो परावर्तित हो जा रहा है, इसलिए हमें यह काला दिखाई दे रहा है। ये आपको इंक रेड दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि यह लाल रंग को परावर्तित कर दे रहा है। जो कलर परावर्तित नहीं करेगा वो दिखाई नहीं देगा। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, हरे रंग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए वो हमें हरे दिखाई देते हैं। इसका मतलब जब वो कलर को परावर्तित कर दिया तो इसका मतलब वो उसका अवशोषण नहीं करेगा, उसको सोख नहीं रहा है, इसलिए क्या होता है कि हरे रंग का अवशोषण ही क्या होता है, सबसे कम होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे वायलेट कलर पे हो रहा है और फिर रेड कलर पे हो रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन मुक्त होने से मापन। अब इसका मापन कैसे किया गया, तो इसका मापन ऐसे किया गया कि जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगा वहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक हो रही है, और जहाँ पे ऑक्सीजन कम निकलेगा यहाँ पे वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ही माप लेते हैं। जिस कलर पे यानी जिस तरंग दैर्ध्य पे ऑक्सीजन गैस ज्यादा निकलती है वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की दर तेज हो जाती है, और जहाँ पे कम निकलता है वहां पे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कम निकल रहा है, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण भी यहाँ पे कम हो रहा होगा, देखिए जैसे यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे ज्यादा निकल रही है, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण भी यहाँ पे ज्यादा हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हरित लवक वर्णकों के द्वारा प्रकाश का अवशोषकता। तो देखिए ये है, ये वाला जो लाइन है ये क्या कर रहा है, क्लोरोफिल बी को दिखा रहा है, यानी क्लोरोफिल ज्यादा यहाँ पे इस रेंज में अवशोषित हो रहा है, यानी लगभग 700 ये नहीं ये 500 के आसपास, लगभग 500 नैनोमीटर का तरंग दर सबसे ज्यादा क्लोरोफिल अवशोषित कर रहा है। उसके बाद जो कैरोनाइट्स है ये लगभग कितना कर रहे हैं, ये भी लगभग 500-550 के बीच कर रहे हैं ज्यादा। जबकि यहाँ पे ये क्लोरोफिल ए है, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल ए, ये देखिए क्लोरोफिल ए किसको ज्यादा अवशोषित कर रहा है, तो ये लगभग 400 से 500 के बीच, यानी या 450-480 के आसपास के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करता है। फिर लास्ट में आकर के ये 650 के आसपास के जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको ज्यादा अवशोषित करता है। लेकिन जो बीच वाले प्रकाश जिसका तरंग दैर्ध्य है लगभग 550 से 650 के बीच होता है, उसका अवशोषण कोई भी वर्णक पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, कम से कम उनका अवशोषण करते हैं, इसलिए उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वही यहाँ पे बताया जा रहा था, करेक्ट। आप स्पष्टतः प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्यता एवं विबग्योर से परिचित हैं। तो विबग्योर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये चित्र है जो मैंने चित्र आपको दिखाया था वही है, कि कह रहा है कि 13.3 बॉ को दिखाई, देखिए यही 13.3 बॉ है, ठीक है, ये वाला ये देखने के लिए बोल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन तरंग दैर्ध्यों को दिखाया गया है जहां हर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या आप देख रहे हैं कि तरंग दैर्ध्य क्लोरोफिल ए अर्थात नीला तथा लाल रंग के क्षेत्र में अवशोषण करता है, उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिकतम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वर्णक है। लेकिन चित्र 13.100 में देखने पर क्या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः पारस्परिक व्यापन है। तो देखिए आप दोनों ग्राफ को देखिएगा तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जहां पे अवशोषण ज्यादा होता है वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अधिक होती है। आगे ये ग्राफ एक साथ बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्र में संपन्न होती है, ठीक है। तो मैं वहां पे आपको ये इंडिगो बता रहा था, लेकिन ये क्या है, नीला है। वास्तव में क्यों हो रहा था, ये यहाँ पे चूंकि ये ग्राफ नहीं दिया है इसलिए मैं यहाँ पे समझ रहा था, लेकिन ये किधर है, ये इधर नीले वाले क्षेत्र में है, ठीक है। क्योंकि नीले का जो ये तरंग दैर्ध्य होता है वो कितना होता है, 440, तो मैं 450 बोल ही रहा था, यही लगभग 440 से 490 के बीच में है वो ग्राफ, क्योंकि
यहाँ पे चूंकि पूरा अच्छे से लिखा नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो नीले और याद रखिए यहाँ पे क्या होता है कि नीले एवं लाल रंग के वर्णक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होती है, और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंग दैर्ध्यों पर भी संपन्न होते हैं। अन्य जो स्पेक्ट्रम है वहां पे थोड़ा मोड़ा बहुत कम होता है। आइए देखें कि यह कैसे होता है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य थाइलेकोइड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल तथा केरोटीन, जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देता है। तो देखिए जो क्लोरोफिल ए है वो ज्यादा प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। लेकिन कुछ पौधे जैसे जो थाइलेकोनाइड समूह के पौधे हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीन ज्यादा होते हैं और यही प्रकाश को अवशोषित करते हैं। बाद में ये उस प्रकाश को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देता है। वास्तव में ये वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल्कि ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। तो ठीक है, तो ये पौधे, ये जो वर्णक होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रकाश को अवशोषित करने में सहायता करते हैं, साथ ही उन्हें नष्ट होने से भी बचाते हैं। किसको, क्लोरोफिल ए को नष्ट होने से बचाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।